नमस्कार। निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्यों के बारे में बताऊंगा। सामान्यतः देखने में आया है कि लक्ष्य और उद्देश्य को हम एक ही मानते हैं। लक्ष्य, उद्देश्य। एक्चुअली ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। लक्ष्यों का अथवा उद्देश्यों का निर्धारण शिक्षण प्रक्रिया में बहुत ज़रूरी है। यदि लक्ष्यों का और उद्देश्यों का निर्धारण हम शिक्षण प्रक्रिया में नहीं रखते हैं तो हम एक मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। शैक्षिक प्रक्रिया की बात छोड़िए, हम कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे समाज के लिए उपयोगी हो, यदि हमने उसके उद्देश्यों का कोई निर्धारण नहीं किया, लक्ष्यों का कोई निर्धारण नहीं किया, तो हम उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर पाते, सफल हम उस कार्य में नहीं हो पाते। इसीलिए बी डी भाटिया ने लिखा है, उद्देश्यों के अभाव में शिक्षक उस नाविक के समान है जो अपने लक्ष्य या मंजिल को ही नहीं जानता, और विद्यार्थी उस पतवार विहीन नौका के समान है जो समुद्र के थपेड़ों से समुद्र के किसी भी किनारे पर लग जाएगी। अर्थात जिस मुकाम पर वो नाविक उस नाव को ले जा रहा था वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए शिक्षक जब कक्ष में जाता है, उसके मस्तिष्क में उससे पहले एक प्रश्न होता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। उसका उत्तर भी उसके मस्तिष्क में होता है कि मैं कक्षा में जा रहा हूँ। अगला प्रश्न होता है कक्षा में मैं क्या करूँगा। शिक्षण कार्य कराऊँगा। शिक्षण कार्य जो कराएंगे उसके उद्देश्य क्या हैं, उसको सफलीभूत कैसे करेंगे, उसका बच्चों के व्यवहारगत परिवर्तन कैसे करेंगे, उस बच्चों का जब मूल्यांकन करेंगे तो हमारी टीचिंग का मूल्यांकन होगा, वो कैसे होगा। इन सारी चीज़ों का जो निर्धारण है वो लक्ष्य अथवा उद्देश्य ही करते हैं। लक्ष्यों को सामान्यतः शैक्षिक उद्देश्य मानते हैं और उद्देश्यों को शिक्षण उद्देश्य। लेकिन जब इसकी जर्नल शब्दावली में चलते हैं तो ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि किसको हम लक्ष्य माने और किसको उद्देश्य। इसके लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने 1962 में एक आयोग गठित किया था जिसको नाम दिया गया था मानविकी तकनीकी शब्दावली आयोग, और हर विषय की अलग अलग टर्मिनोलॉजी दी गई थी। उस टर्मिनोलॉजी में अलग अलग विषय के हिसाब से ही उद्देश्यों का निर्धारण किया गया था, शब्दों का क्लैरिफिकेशन किया गया था और उन शब्दों को मानक शब्द की श्रेणी में रखा गया था। इसीलिए लक्ष्य को माना था एम्स, और उद्देश्यों को माना था ऑब्जेक्टिव्स। कई लेखकों ने इसको गोल भी माना है, गोल्स। इस तरह से ये कन्फ्यूजन हो गया कि भाई इनमें किसको उद्देश्य माने, किसको लक्ष्य माने, किसको ऑब्जेक्टिव माने, किसको एम्स माने, किसको गोल माने। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मानविकी शब्दावली आयोग के शब्दों को स्पष्टतः प्रयुक्त किया जाने लगा, और उसी का परिणाम है कि लक्ष्य और उद्देश्यों को भिन्न भिन्न तरीके से परिभाषित किया जाने लगा। अब प्रश्न उठता है कि ये लक्ष्य और उद्देश्य है क्या। लक्ष्य और उद्देश्यों के बारे में ये कहा गया है कि किसी भी चीज़ का लक्ष्य जो होता है उसको जीवन पर्यंत के लिए होता है। जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है, उसका उद्देश्य आईएएस बनना, इसको उद्देश्य कहेंगे या लक्ष्य। अब जैसे मैंने अभी लक्ष्य, इसको उद्देश्य बोला, ये उद्देश्य नहीं है, ये लक्ष्य है। लेकिन एक विषय विशेष में पारंगत होना, एक विषय विशेष की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना, एक विषय विशेष का अध्ययन करना और उस अध्ययन से हमारे व्यवहार में परिवर्तन होना, या हम उसको कितना ग्रहण करते हैं, जब परीक्षा होती है तो हम उसके मूल्यांकन में कैसे अचीवमेंट लाते हैं, ये सब उसका लक्ष्य हुआ। लेकिन उसके एक पाठ का या उसके एक लेसन का जो उद्देश्य हमने निर्धारित किया उसे शिक्षण उद्देश्य यानी उद्देश्य। ये शैक्षिक उद्देश्य है और ये शिक्षण उद्देश्य।
इन्हें सामान्य उद्देश्य भी कहते हैं और इन्हें विशिष्ट उद्देश्य। इन्हें प्राप्य उद्देश्य के नाम से भी जानते हैं। इस तरह से ये एक ही शब्द के कई कई अर्थ निकल के आए, इनसे हमारे बच्चों में कन्फ्यूजन पैदा होता है। इसीलिए इस बात को एम से और ऑब्जेक्टिव से इससे ही इंगित इसको हम करते हैं। हालांकि ये जो शब्द है लक्ष्य, ये लक्ष्य आदर्श मूलक है, एक पाठ के संबंध में संभावित उसका हल है, संभावित उसका परिणाम है। लेकिन पूरे सिलेबस अथवा पूरे व्यक्ति के जीवन से संबंधित ये चीज़ होती है, ये एक टॉपिक विशेष से रिलेटेड होता है। हमने उद्देश्यों का निर्धारण किया, ग्राम पंचायत मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं और उसका ज्ञानात्मक उद्देश्य हमने निर्धारित किया, तो उसमें लिखेंगे ग्राम पंचायत के बारे में विद्यार्थी प्रत्यास्मरण और प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। इसका मतलब है कि बालकों का जो पूर्व नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज है, उस प्रीवियस नॉलेज को करंट नॉलेज से जोड़ने के लिए रिकॉल और रिकॉग्निशन उसके मस्तिष्क में होगा, तो हमारे इस उद्देश्य की प्राप्ति होगी। इसीलिए प्रस्तावना प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। और जब हम बात करते हैं लक्ष्य की, तो लक्ष्य के लिए हम लिखेंगे विद्यार्थी ग्राम पंचायत के बारे में विद्यार्थियों को ग्राम पंचायत के बारे में अध्ययन कराना। इसमें लिखेंगे विद्यार्थियों को ग्राम पंचायत के बारे में प्रत्यस्मरण और प्रत्यभिज्ञान कराना या कर सकेंगे। इस तरह से हम इसकी जो टर्मिनोलॉजी है उसको इस तरह से क्लासिफाइड करते हैं। रेवॉलिन ने इसे रेवॉलिन ने इसे सामान्य शैक्षिक प्रक्रिया कहा है। सहप्रयोजन शिक्षा इसको नाम दिया है, अर्थात इसके माध्यम से हम जो भी योजना बना रहे हैं वो शैक्षिक प्रक्रिया को फलाभूत करेगी, ऐसा हमने अपने मन में सोचा। अर्थात ये संभावना हमारे मन में है कि हम जो पाठ पढ़ा रहे हैं या जो विषय पढ़ा रहे हैं, जो पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं, जो पूरा कोर्स पढ़ा रहे हैं, वो संभावित उसका ये हल होगा। हमारे बालकों में उसके जीवन से संबंधित सारी चीज़ें विकसित होंगी। जो ज्ञान उसको दिया जा रहा है उस ज्ञान को हृदयंगम करेगा, उस ज्ञान को समाज में जाके प्रसारित करेगा। लेकिन इसका मूल्यांकन वस्तुनिष्ठता के साथ संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि देश काल और परिस्थितियों का इस पर प्रभाव रहता है। जो देश काल और परिस्थिति के अनुसार यह बदलता रहता है, इसलिए इसका मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता। हमने ये लक्ष्य निर्धारित किया कि हमें एक सफल व्यक्ति बनना है, लेकिन हर देश में, हर काल में और हर परिस्थिति में अलग अलग हमें इसका निर्धारण करना है। जब हम छोटे थे, 8 साल के, 10 साल के थे, तो हमारे मस्तिष्क को नहीं था कि हमें अपने कैरियर में क्या करना है। लेकिन जब हमने 8वीं या 10वीं क्लास पास कर ली, परिस्थितियाँ बदली, हमारी सोच बदली और उसी के अकॉर्डिंग हम सोचने लगे कि हमें करना क्या है। उसके बाद समय परिवर्तित हुआ और बालक सीनियर सेकेंडरी में आ गया। सीनियर सेकेंडरी में आकर वो अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया। अब ये सोचने लगा कि मैं पीएमटी करूं, नीट करूं, जेईई करूं, आईआईटी करूं, क्या करूं। तो यहाँ आकर जो काल यानी समय परिवर्तित हुआ,
तो यहाँ उसने ये चीज़ निर्धारित की। जैसे ही उसने IIT कर ली, जैसे ही उसने MBBS का कोर्स कर लिया, अब वो नौकरी के लिए प्रयासरत हुआ। तो विभिन्न जगहों पर, देश में विभिन्न कंट्रीज से नहीं है, एक कंट्री में अलग अलग जगह से भी है, इसका तात्पर्य हर जगह की परिस्थिति अलग अलग है। उसने उद्देश्य क्या निर्धारित किया, कहाँ पहुँचा और उसका परिणाम क्या हुआ। यहाँ उसने सोचा, छोटा जब था, जब हम सोचते थे मास्टर बनूंगा, टीचर बनूंगा, जैसे टीचर हमें पढ़ाते हैं ऐसे बच्चों को पढ़ाऊंगा, लेकिन जैसे वो यहाँ पहुँचा, समय का परिवर्तन और उसकी सोच बदल गई। जैसे वो यहाँ से यहाँ आया, मांग, डिमांड, उस डिमांड के अकॉर्डिंग वो ये सोचने लगा कि IIT मैंने कर ली, अब मुझे IAS की एग्ज़ाम देनी है या RS की देनी है या MTech करना है या और दूसरे ब्रांचेज में जाना है या दुनिया के किसी और देश में जाना है। तो इस तरह से देश काल और परिस्थिति का प्रभाव इस पर यह पड़ता रहा। ये बात कौन कहता है? रिवॉलिन। अब बताते हैं कि इसका मूल्यांकन क्यों नहीं किया जा सकता। मूल्यांकन इसीलिए नहीं किया जा सकता, प्रमाणिक मूल्यांकन की बात कर रहे हैं कि देश काल और परिस्थितियों के अनुकूल ये बदल गया। और प्रमाणिक मूल्यांकन उस मूल्यांकन को माना जाता है जिस पर किसी भी देश, किसी भी काल, किसी भी परिस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़े। उस मूल्यांकन को वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन कहते हैं। जैसे भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है, ये प्रश्न आपने पूछा। आप दुनिया के किसी भी देश में पूछ लीजिए, आप अब से 10 साल पीछे पूछ लीजिए और आज पूछ लीजिए, उत्तर उसका एक ही आएगा। आपने मान लीजिए अब पूछा कौन है, नरेंद्र मोदी, यही प्रश्न 10 साल बाद वस्तुनिष्ठ जब बनेगा तो आएगा कि 2020 में भारत का प्रधानमंत्री कौन था, तो भी उसका उत्तर यही आएगा। आप एक आदमी से पूछ लो, 1000 आदमी से पूछ लो, 1 लाख आदमी से पूछ लो, पूरी दुनिया के किसी भी देश में पूछ लो, किसी भी समय में पूछ लो, किसी भी परिस्थिति में पूछ लीजिए। अर्थात जो वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन हुआ, उस वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन पर देश, काल और परिस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन लक्ष्य का जो मूल्यांकन होगा वो परिवर्तनशील होगा, वो देश, काल और परिस्थिति से प्रभावित होगा। एल.के. ओड साहब ने इसको दीर्घकालिक दृष्टि या दूरदृष्टि, इसको नाम दिया। दूरदृष्टि से मतलब है आगे की सोचना। हम अच्छे पढ़ेंगे, हम अच्छा पढ़ाएंगे, हमारा उद्धार होगा, समाज का उद्धार होगा। यह हमारे मस्तिष्क में रहा। अब वो दूर तक जाएगी बात। मान लीजिए मैं बीएड की क्लास ले रहा हूँ, बीएड की क्लास में मेरे में 50 बच्चे हैं। 50 बच्चों को मेरे मन में है मैं बहुत अच्छा शिक्षक बनाऊँ। वो 50 बच्चे जब निकलेंगे तो पता नहीं 5 लाख बनाएंगे अच्छे लोग, 5 करोड़ बनाएंगे अच्छे लोग, या कितने बनाएंगे। इस तरह से दूरदृष्टि का संभावित हल एल.के. ओड साहब ने लक्ष्य को माना है। इसीलिए हम किसी भी चीज़, कोई भी कार्य करते हैं उसका लक्ष्य पहले निर्धारित करते हैं उद्देश्यवाद में। अब इन्होंने इसके 4 गुण बताए हैं। एल.के. ओड साहब ने इसके 4 गुण बताए हैं। पहला है समाज द्वारा स्वीकृत हो। समाज द्वारा स्वीकृत हो। जो लक्ष्य निर्धारित किया है वो समाज द्वारा स्वीकृत हो, अर्थात समाज हित का हो। समाज हित का लक्ष्य हमें निर्धारित करना बहुत जरूरी है, तभी यह सामाजिक विज्ञान शिक्षण का एक लक्ष्य होगा। दूसरे जब बात करते हैं इसकी प्राप्ति शिक्षा द्वारा संभव हो। शिक्षा द्वारा इसकी प्राप्ति संभव हो। हमने बीएड पाठ्यक्रम के लक्ष्य निर्धारित किया कि हमारे सारे बच्चे 100% प्रथम श्रेणी पास हों, तो ये हमारे लक्ष्य हुआ। अर्थात जो भी लक्ष्य निर्धारित किया जाए उसकी प्राप्ति शिक्षा द्वारा हो।
ये बात हुई शैक्षणिक क्षेत्र में। मान लीजिए आप सामाजिक क्षेत्र में जाते हैं, समाज से आपने सामाजिक कुरीतियाँ निकालनी हैं, तो यही उद्देश्य बदल जाएगा कि सामाजिक शिक्षा द्वारा जिसकी प्राप्ति संभव हो। किसी भी क्षेत्र में जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग ये परिवर्तित हो जाएगा। नंबर तीसरा है समस्या का संभावित हल। आप लोगों ने देखा होगा जैसे परीक्षा नज़दीक आती है, हम लोग एक अलग पेज पर पढ़ने का टाइम टेबल बना देते हैं कि इतने से इतने तक ये विषय पढ़ूंगा, इतने से इतने तक ये विषय पढ़ूंगा, इतने से इतने बजे तक मैं रेस्ट करूंगा, इतने से इतने बजे तक खाना खाऊंगा। सारी चीज़ का आप एक टाइम फ्रेम तैयार कर लेते हैं, तो वो समस्या का संभावित हल है कि हम ऐसा करेंगे तो हम पास हो जाएंगे। ये टाइम टेबल आपने फिक्स किया। उसी तरह से शिक्षक भी अपनी शैक्षिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए पहले से ही संभावित हल निर्धारित कर लेता है। पूरे सिलेबस को वो जो भी विषय है उसको श्रेणी में विभक्त कर लेता है, उसके पाठों की संख्या अलग अलग निर्धारित कर लेता है, उसकी एक योजना बना लेता है। उस योजना में सारे पाठों को अलग अलग कि भाई फला यूनिट के लिए कितना टाइम, उस यूनिट के लिए कितना टाइम, उस यूनिट के लिए कितना टाइम। अब इन सारी यूनिट्स को जब बच्चों को देंगे, पढ़ाएंगे, उसके बाद बच्चों के सामने कई समस्याएं आएंगी। उन समस्याओं का समाधान हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए रेमेडियल क्लासेस का अलग उसमें टाइम फ्रेम। तो इस तरह से संभावित हल के लिए जो समस्या हमने ली है, ये टाइम फ्रेम हम उसमें सेट करेंगे। और चौथा जो इसका गुण है, विद्यालय द्वारा ग्रहण। हम कोई भी शिक्षण व्यू रचना तैयार करते हैं तो उस शिक्षण व्यू रचना को हम हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध हैं उन उपलब्ध संसाधनों के हिसाब से ही हम उसको निर्धारित करते हैं। यदि हमारे पास संसाधन उपलब्ध नहीं हैं और हम योजना बना लेते हैं तो हमारे शैक्षिक प्रक्रिया में व्यवधान पैदा होगा। इसलिए जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, जो योजना आपने पढ़ाने के लिए बनाई है, उसमें विद्यालय में जो चीज़ें हैं उपलब्ध उनके अकॉर्डिंग होगी। अर्थात विद्यालय द्वारा वो योजना या वो लक्ष्य ग्रहण किया हुआ होगा, अर्थात इससे संबंधित सारी चीज़ें हमारे विद्यालय में उपलब्ध हैं। ठीक है, इस तरह से ये कहा जा सकता है कि लक्ष्यों के अभाव में किसी भी कार्य की सफलीभूत या किसी भी कार्य को सफल करना, किसी भी कार्य को अंजाम तक पहुंचाना संभव नहीं है। यदि हम लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं, उनका पूर्व हल हमारे मस्तिष्क में रखते हैं, उसकी व्यू रचना हम तैयार करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति हमें होगी। ब्लूम महोदय ने लिखा है, इसकी परिभाषा दी है ब्लूम ने, मिस्टर बीएस ब्लूम। बीएस ब्लूम एक ऐसे शिक्षाविद हैं जिन्होंने उद्देश्यों का वर्गीकरण किया। टैक्सोनॉमी ऑफ ब्लूम के नाम से इन्होंने एक विभाजन दिया उद्देश्यों का, कि उद्देश्यों को किस तरह से हम विभक्त कर सकते हैं। इन्होंने लिखा है, लक्ष्य वही उद्देश्य हैं जिन्हें पाठ्यक्रम जिन्हें प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम की रचना की जाती है। ब्लूम महोदय कहते हैं, लक्ष्य वही उद्देश्य है
जिन्हें प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम की रचना की जाती है। इसका मतलब हुआ कि लक्ष्यों के अभाव में हम पाठ्यक्रम का निर्धारण नहीं कर सकते। देखो यहाँ कितनी बड़ी बात कह दी कि पाठ्यक्रम की रचना भी लक्ष्यों के अभाव में नहीं हो सकती। लक्ष्य निर्धारित करेंगे तभी पाठ्यक्रम निर्धारित होगा और उस पाठ्यक्रम को ही इसका उद्देश्य माना जाएगा। इसी बात को सीवी गुड किस नजरिए से बात करते हैं, इन्हें कार्टर बी गुड के नाम से भी जाना जाता है। लक्ष्य पूर्व निर्धारित साध्य होता है। साध्य होता है जो किसी भी कार्य का मार्गदर्शन करता है। सीवी गुड महोदय ने इसको लक्ष्य को पूर्व निर्धारित साध्य यानी पूर्व निर्धारित एक हल, एक साधन माना है जो किसी भी कार्य का मार्गदर्शन करता रहता है। यानी हमें पहले से ही पता रहता है, पहले से ये आभास होता रहता है कि हमें अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है। यदि हम लक्ष्यों का निर्धारण नहीं करते हैं तो हमें किसी भी चीज़ का पता नहीं चलेगा कि हमें करना क्या है और हमें करना क्या नहीं है। इस तरह से यह कहा जा सकता है कि लक्ष्य किसी भी कार्य का साध्य होता है। और एनसीईआरटी ने इसके लिए क्या कहा है? एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यह कार्य का पूर्व निर्धारित हल है। इसका मतलब है हमने ये लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि हमें आईएएस बनना है और हमने पढ़ाई शुरू कर दी। इसका मतलब हमने पहले ही डिसाइड कर लिया कि हम आईएएस बनेंगे। ये पूर्व निर्धारित हल हुआ। लेकिन जो मैंने बात बताई थी आपको कि लक्ष्यों का मूल्यांकन, वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन संभव नहीं है। यदि वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन संभव होता तो यहीं पर यह निर्धारित हो जाता, पूर्व शब्द हट जाता और यह कार्य का निर्धारित हल है, ये होता। पूर्व नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ लक्ष्य के माध्यम से संभावना व्यक्त की है कि यदि हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हम आईएएस बन जाएंगे। इस तरह से लक्ष्य और ये लक्ष्यों की बात हुई। अब बात करते हैं उद्देश्यों की। जैसा मैं अभी आपको बता रहा था, इन्हें हम विशिष्ट उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन,
शिक्षण उद्देश्य के नाम से भी जानते हैं। इन चारों चीज़ों से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी वो ऑब्जेक्टिव्स होगा। ये विद्यार्थियों में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन हेतु निर्धारित किए जाते हैं। यह एक निश्चित टॉपिक से रिलेटेड ही निर्धारित किए जाते हैं जिसकी प्राप्ति 40 मिनट में ही हमें पता चल जाती है, 35 मिनट में ही पता चल जाती है, अर्थात जो कालांश का निर्धारित समय है उसी में पता चल जाता है कि हमारे द्वारा पढ़ाई हुई विषय वस्तु बालकों ने कितनी सीखी, कितनी नहीं सीखी, और जो सीखी है उससे अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन क्या हुआ। जब इसका समेकित उद्देश्य हम रखेंगे तो परीक्षा के दौरान हमें पता चल जाएगा, मौखिक, लिखित और प्रायोगिक तीनों प्रकार की परीक्षाएं हम आयोजित करते हैं, उसे पता चल जाएगा कि बालक का अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन क्या है। जो हमने अपेक्षा की थी क्या वो परिवर्तित हो गया, या जो हमने अपेक्षा की थी, जो निर्धारित किया था उसके अकॉर्डिंग नहीं है। इसका मूल्यांकन आसानी से हो जाता है। जिस तरह से मैं उसमें बता रहा था आपको लक्ष्य में कि उनका मूल्यांकन, वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन संभव नहीं है, लेकिन इन उद्देश्यों का जो मूल्यांकन है वस्तुनिष्ठ दृष्टि से भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं, जैन पुरोहित ने इसके लिए कहा है, यह अभिष्ट व्यवहार परिवर्तनों को जिन्हें शिक्षक विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में लाना चाहता है उन्हें उद्देश्य या प्राप्य उद्देश्य कहते हैं। देखो यहाँ कितनी अच्छी बात की है, उस अभीष्ट व्यवहार यानी जो विशेष परिवर्तन हम देखना चाहते हैं बालक में, उसका ही नाम इन्होंने उद्देश्य दिया है। सीवी गुड ने छात्र के व्यवहार में वह इच्छित परिवर्तन जो विद्यालय द्वारा पथ प्रदर्शित अनुभव का परिणाम है, यानी जो विद्यालय ने उसको रास्ता दिखाया, जो बालक को कक्ष में गाइडेंस दिया गया था, विद्यालय की 4 दीवारी के अंदर जो उसको गाइडेंस दिया गया था, उस गाइडेंस पर चलने के बाद उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया, उसका व्यवहार परिवर्तित हो गया, ये है उद्देश्य। जिसका पहला गुण है शिक्षण प्रक्रिया को दिशा प्रदान करना। शिक्षण प्रक्रिया को दिशा प्रदान करना। यानी कक्ष में जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चल रही है उसको इनके माध्यम से एक दिशा मिलती है कि हमें कक्ष में जाकर किस तरह से किस शिक्षण बिंदु को बालकों के सामने रखना है। यदि हमारे शिक्षण बिंदु की जो प्रकृति क्लिष्ट है तो उस क्लिष्ट विषय वस्तु को समझाने के लिए हम यहाँ टीचिंग लर्निंग मटेरियल BTLM जिसे कहते हैं प्रयुक्त कर सकते हैं। जैसे कोई बालक पढ़ रहा है कश्मीर समस्या, हमने उद्देश्य निर्धारित किया कि कश्मीर समस्या के बारे में बालक व्याख्या कर सकेगा, कश्मीर समस्या के बारे में बालक प्रत्यस्मरण प्रत्यविज्ञान कर सकेगा, कश्मीर समस्या से प्राप्त ज्ञान का व्यावहारिक परिस्थितियों में प्रयोग कर सकेगा, कश्मीर समस्या से संबंधित विभिन्न भौगोलिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए चित्र बनाने का कौशल विकसित कर सकेगा। कश्मीर समस्या को ध्यान में रखते हुए बालक अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक तब्दील करेगा। कश्मीर समस्या को ध्यान में रखते हुए बालक अपना दृष्टिकोण सकारात्मक करेगा। संबंधित साहित्य का अध्ययन करने में बालक रुचि विकसित कर सकेगा। इस तरह से हमने इसके सारे उद्देश्य निर्धारित किए। अब करेगा कैसे? कश्मीर समस्या के बारे में बालक को जानकारी नहीं है, किस तरह से उत्पन्न हुई और किस तरह से इस समस्या का समापन किया जा सकता है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक चार्ट लेते हैं वहाँ की भौगोलिक स्थिति को बालकों को समझाने के लिए। इसके 2 तरीके हैं। यदि आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं तो आप बोर्ड पर भी आप ये बना सकते हो, क्योंकि शिक्षक का सबसे सच्चा जो साथी है वो चॉक एंड टॉक एंड ब्लैक बोर्ड, ये आपका साथ सदैव देगा। लेकिन आपकी आर्ट्स अच्छी नहीं है, आपकी चित्रकारी अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं, मार्केट में रेडीमेड चार्ट भी मिलते हैं, उनको लाके भी हम यहाँ कक्ष में बालकों को उस चीज़ से संबंधित समझा सकते हैं। जैसे भारत का मानचित्र, हमने कश्मीर का मानचित्र बनाया, केवल कश्मीर। अब इसके 2 भाग हो गए, ये हो गया लद्दाख, ये हो गया J&K।
लेकिन अपन बात करते हैं इसकी 1947 के टाइम की। 1947 में भारत का जब विभाजन हुआ तो कश्मीर एक ऐसा विवादित स्टेट रह गया कि वहाँ का जो राजा था हरि सिंह, उसने कहा नहीं मैं इसको स्वतंत्र देश रखूँगा, मैं ना भारत में विलय करूँगा ना कश्मीर में, सॉरी पाकिस्तान में विलय करूँगा। लेकिन पाकिस्तान ने वहाँ अपनी फ़ौज को कबायलियों के वेश में कश्मीर में भेजा और राजा हरि सिंह के क्षेत्र में आक्रमण करवाया। आक्रमण इतना तेज़ था कि राजा हरि सिंह की सेना उसे सहन नहीं कर पाई और उन्होंने तुरंत भारत सरकार से सहायता मांगी। भारत सरकार से सहायता मांगने पर भारत सरकार ने इस शर्त पर सहायता दी कि यदि आप भारत में कश्मीर का विलय करते हैं, हम भारत में आप हमारे साथ सम्मिलित होते हैं तो हम निश्चित रूप से आपकी सहायता करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल से इस संबंध में पैक्ट हो गया, सिग्नेचर विलय पत्र पर सिग्नेचर हो गए और हमारी भारतीय सेना ने, वायुसेना ने, थल सेना ने जाके वहाँ आक्रमण किया और पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया। लेकिन इसी दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस समस्या को यूं में रख दिया और यह समस्या अंतर्राष्ट्रीय समस्या का रूप ले चुकी और आज भी यह समस्या एक विकराल रूप धारण किए हुए। हालांकि यह समस्या हमारी अपनी है, लेकिन पाकिस्तान इसमें ज़बरदस्ती अपने अड़ंगा लगाता है। लेकिन अब सरकार ने ऐसा किया कि वो वहाँ के लोग तिलमिला गए और उन्होंने इसके दो टुकड़े कर दिए, दोनों केंद्र शासित प्रदेश कर दिया। पहले राज्य का दर्जा था, अब केंद्र शासित प्रदेश कर दिया। धारा 370, 35A सब हटा दिया, जिसके कारण इस क्षेत्र को एक विशेष दर्जा दिया गया था। यह हम लोगों से कटा हुआ था और हम लोग इससे कटे हुए थे। अब हम पूरे देश में स्वतंत्र रूप से आ सकते हैं, जा सकते हैं, रह सकते हैं। जब ये आक्रमण हुआ, जब पाकिस्तान की सेना ने वो आक्रमण इधर से किया कि ये जो क्षेत्र है ये बहुत बर्फीला क्षेत्र है, इसलिए इस क्षेत्र से आक्रमण की संभावना बहुत कम थी। यहाँ लेह है, लेह हिंदुस्तान का सबसे बर्फीला एरिया है, इसलिए संभावना इधर नहीं थी, इधर से थी। इधर से आक्रमण किया, भारतीय सेना ने भी इधर से ही उनको घेरा और तुरंत यहाँ से वापस भेज दिया। इस तरह से इस चित्र के माध्यम से हमने ये समस्या पढ़ाई। अब बालक को यदि ये प्रश्न आता है तो बालक तुरंत सारी चीज़ों को आसानी से क्लियर कर देगा, किस तरह से ये समस्या उपस्थित हुई और किस तरह से ये समाप्त हुई। इस संबंध में हालांकि पाकिस्तान सरकार और भारत सरकार की भी बहुत सारी वार्ताएं हुई, ताशकंद समझौता हुआ, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी के प्राण इसी समस्या के कारण चले गए। ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे समझौते हैं, लेकिन जो उद्देश्य हमने निर्धारित किया, बालक कश्मीर समस्या के संबंध में प्रत्यस्मरण और प्रत्यविज्ञान कर सकेंगे, तो यहाँ बालकों के मस्तिष्क में 1947 की कहानी से लेकर आज तक की पूरी कहानी बैठ गई। व्याख्या कर सकेंगे, यानी इस समस्या को आसानी से वो किसी को भी व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ जो परिस्थितियाँ पैदा हुई वो परिस्थितियाँ फ्यूचर में पैदा नहीं हों, इसलिए इससे प्राप्त ज्ञान को व्यावहारिक जीवन में उन्होंने ढाला। कौशल, चार्ट बनाने का कौशल विकसित हुआ। जम्मू कश्मीर और लेह दोनों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा हुआ, इससे संबंधित साहित्य के अध्ययन में रुचि पैदा हुई। इस तरह से हमारे इस उद्देश्य की प्राप्ति आसानी से हो गई। दूसरा है क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप प्रदान करते हैं। क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप प्रदान करते हैं। यानी उद्देश्यों के माध्यम से हम अपनी विषय वस्तु को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करते हैं। जैसे कोई पाठ बड़ा है, जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति एक इतना बड़ा टॉपिक है जिसको 35 या 40 मिनट के कालांश में नहीं पढ़ाया जा सकता, उसे 3 या 4 कालांश 35 या 40 मिनट के चाहिए, तभी उसको पढ़ा सकते हैं। लेकिन गेस्टाल्टवादियों का कहना है, अधिगम के सिद्धांत का ये सिद्धांत है, सीखने का ये सिद्धांत है कि ज्ञान क्रमबद्ध रूप से प्रदान किया जाए। ज्ञान एक पूर्ण इकाई है, उसे विभक्त नहीं किया जाए। देखो यहाँ दोनों बातें क्लैश कर रही हैं। क्रमबद्ध रूप में उसको पढ़ाया जाए, इसका मतलब उसके टुकड़े किए जा सकते हैं। दूसरी तरफ बात करते हैं कि ज्ञान एक पूर्ण इकाई है, उसे विभक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ एक तीसरा रास्ता ये निकला कि विभक्त किया जा सकता है, लेकिन उसकी क्रमबद्धता भंग नहीं हो। क्रमबद्धता भंग नहीं होगी तो पूरी की पूरी बात एक साथ बालक सीखेगा। जैसे हम बालक को सिखाते हैं गिनती 89, 75, 3, 8, 18। एक तरीका तो यह है
दूसरा तरीका है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बालक कौन से तरीके से जल्दी सीखेगा? इससे। क्यों? क्योंकि यह क्रमबद्ध है और ज्ञान एक पूर्ण इकाई है, वो भी 1 से 100 तक की गिनती हम इसी क्रम में आगे बढ़ाते चलेंगे। लेकिन जब बालक से पूछेंगे इतना 89, ये 75, ये 3, ये 8, ये, तो बालक यह कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 33 शब्द आ गया तो बालक कहेगा 3 3, वो 33 नहीं कहेगा। लेकिन जब इस तरह से हम बालक को सिखाएंगे तो निश्चित रूप से 1 से 100 तक वो क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करेगा। तो गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत की पालना भी हो गई और शिक्षक ने अपनी सुविधा के अनुसार उसके विभाजन भी कर लिया और बालकों की सुविधा के अनुसार उसे क्रमबद्ध रूप में पढ़ा भी दिया। तो इस तरह से यह जो एक उद्देश्य जो होते हैं क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप शिक्षण को प्रदान करते हैं। ये क्रमबद्धता किसी भी रूप में भंग नहीं करने देते। तीसरा है मूल्यांकन संभव। इसका तीसरा गुण है मूल्यांकन संभव। उद्देश्यों के आधार पर मूल्यांकन संभव कैसे है? जब हम पाठ्य योजना बनाते हैं तो उसका मूल्यांकन 3 स्टेप में करते हैं। 3 स्टेप में कैसे? सबसे पहले बालक की प्रीवियस नॉलेज हम देखते हैं, बालक का पूर्व ज्ञान क्या है, जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड उसका पूर्व ज्ञान क्या है। उसके बाद हम उसके विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं, यानी पाठ का विकास करने के लिए जिन प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है उन प्रश्नों को विकासात्मक प्रश्न कहते हैं। तीसरा अध्यापक कथन होगा। अध्यापक कथन के तुरंत बाद बोध प्रश्न होंगे। बोध प्रश्न इसलिए होंगे कि यहाँ हम उस कथन का मूल्यांकन करना चाहते हैं कि जो हमने पढ़ाया है उसको बालक सीखे कि नहीं। सीखे हैं तो किस मात्रा तक सीखे हैं, या 100% सीख गए। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न, उससे पता चल जाएगा। उसके बाद गृह कार्य, उससे पता चल जाएगा। तो एक ही चीज को हमने कितनी जगह मूल्यांकित किया। तो इस तरह से उद्देश्यों का मूल्यांकन आसानी से संभव है। और चौथा लास्ट है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। यानी उद्देश्यों के माध्यम से हम बालकों में व्यवहारगत परिवर्तन भी देख सकते हैं जो बालक से हमने अपेक्षा की है। यानी हमारा जो ये पाठ होगा, इस पाठ से हम बालकों को ये पढ़ाएंगे और उससे बालक के व्यवहार में ये परिवर्तन होगा। यह संभावना जो हम व्यक्त करते हैं उद्देश्यों के माध्यम से, उसे हम देख भी सकते हैं, मूल्यांकित भी कर सकते हैं और भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि उद्देश्य अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन करने में भी सहायता करते हैं। इस तरह से लक्ष्य और उद्देश्यों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगले पाठ में इसमें अंतर क्या है और सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं, सामान्य उद्देश्य क्या हैं, उन पर विचार करेंगे। धन्यवाद।